हेलो फ्रेंड्स। तो अब हम देखेंगे लोधी वंश। तो लोधी वंश स्थापना हो ही गई, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। आलम शाह इसका शासनकाल। बहलोल लोधी जो रहता है ये लाहौर का गवर्नर रहता है, और इसके भय से आप देखेंगे दिल्ली छोड़ के ये बदायूं चला जाता है, और फिर उसका मंत्री जो हामिद जो रहता है ये बहलोल लोधी को आमंत्रित करता है, और आलम शाह जो रहता है ये बहलोल लोधी को पूरी तरह से मतलब सत्ता सौंप के और खुद बदायूं चला जाता है, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से समझिए सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है, और इसके बाद आता है लोधी वंश। तो लोधी वंश हमें देखना है, और पहला जो शासक है इसमें बहलोल लोधी है। और आप देखेंगे कि जो लोधी वंश रहता है ये सबसे ज़्यादा ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा समय तक इन्हीं का शासन रहता है दिल्ली सल्तनत पर। लगभग 38 वर्ष तक बहलोल लोधी ये शासन करता है। मतलब सबसे ज़्यादा जो सुल्तान राज करने वाला होता है दिल्ली सल्तनत पे ये करता है, और इनका वंश भी सबसे ज़्यादातर शासन करता है दिल्ली सल्तनत पे। और ये जो रहता है ये शाह गाजी की उपाधि से सिंहासन पर बैठता है। तो उपाधि से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपको ये समझना होगा कि यूपीएससी में नहीं आएगा। तो ज़्यादातर फैक्चुअल चीज़ों पर हमें ध्यान नहीं देनी है, लेकिन मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो तो उसको लिख सकते हैं। और यहाँ पे होगा सबसे मतलब लंबे समय तक दिल्ली शासन तो किया ही, और जो दिल्ली सल्तनत का मतलब खोई हुई जो प्रतिष्ठा रहती है उसको पुनर्स्थापित करता है। तो अब मतलब ये थोड़े से इलाकों को जीतना है। तो जैसा मैंने बताया अब जीतने से कुछ होगा नहीं। अब मतलब ये समझिए पूरी तरह से इनके समाप्ति का दिन आ गया है। अब कुछ दिनों में ये पूरी तरह से जो सल्तनत है ये समाप्ति के कगार पे आ जाता है। जैसा मैंने बताया कि आपको एक बार जब कोई साम्राज्य विघटित होने लगता है तो वो विघटित होते चला जाता है। जैसे आप मौर्य भी देखेंगे, गुप्ता देखिए, हर्षवर्धन देखिए, राजपूतों का देखिए, जो गुर्जर प्रतिहार के बाद क्या हाल होता है वहाँ पे। तो ये चीजें चलते रहती हैं। और जो लोधी वंश है तो यही माना जाता है कि दिल्ली पे प्रथम अफगान राज्य की स्थापना होती है। वह अफगान समझिए, और अफगान समझिए एक्टिव तो है, पहले से ही एक्टिव है। आपको पता होनी चाहिए कि बंगाल में भी एक्टिव थे बंगाल अफगान जब शुरू में आए थे, और उसके बाद सिंध वाले इलाकों में भी अफगान एक्टिव थे पहले। और यहाँ पे पहली मानी जाती है कि अफगान वंश की स्थापना होती दिल्ली सल्तनत। और उसने अब ये क्या करता है कि टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी का सिक्का प्रचलित करवाता है। तो अकबर के समय तक ये सिक्का चलते रहेगा, क्योंकि लोगों को आदत हो गई रहती है, बार बार नोटबंदी करना भी सही नहीं होता जैसा कि आपको पता है। तो ये 1/4 टंके के मूल्य के बराबर बहलोली नामक चांदी सिक्का चलाता है। तो अब लोधी वंश पहला है तो इसको सिक्का मतलब समझिए इसलिए भी चलाता है कि अब मेरे नाम का भी सिक्का चलनी चाहिए, इस वजह से ये चलाता है। क्योंकि अब तुर्की ही थे सब पहले के। एक आप देखेंगे कि मतलब जो खिलजी हैं तो उनको तुर्की अफगान बोला जाता है। तो ये यूपीएससी में आया भी है, तो उनको ऐसा माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्लियर नहीं है कि वो तुर्की थे कि अफगानी थे, लेकिन यूपीएससी वहाँ पे शब्द जो यूज करता है तो तुर्को अफगान यूज करता है वहाँ पे। और ये अभी जो है ये अफगानी है, और वो अपने राज दरबार में सिंहासन पर न बैठकर अपने राज दरबारियों के बीच में बैठता था। मतलब ऐसा है कि जो ये रहता है तो अब ये अफगानी है, और पहले से जो थे तो ये तुर्की होंगे, जो जितने भी राज दरबार में होंगे। और तुर्की जो अपने आप को मानते हैं सबसे ऊपर मानते हैं, मतलब वो अपने आप को उत्तम किस्म के जो नस्ल के मानते हैं तुर्की। आप देखेंगे कि अरबियों को वहाँ पे जब अरबी पे पहले अब अफगानिस्तान वाले इलाकों में ही समझिए अरबी जो गजनवी साम्राज्य की स्थापना होती है, तो वहाँ पे तुर्की देखते हैं कि उनको रिप्लेस कर देते हैं। फिर यहाँ पे अभी देखेंगे कि ये अफगानी सल्तनत ही चल रहा है अभी दिल्ली सल्तनत पे, फिर इसको जो रहेंगे ये मुगल रिप्लेस कर देंगे। मतलब इन लोगों को जहाँ जहाँ इनका शासन रहता है अफगानियों का, तो ये अफगानियों को तुर्की जो थे ये उत्तम किस्म का नहीं समझते थे, इस वजह से इनको रिप्लेस कर देते थे। अब मान लीजिए अभी शासन में कौन है, अफगानी है, तो अफगानी को इज्जत तो देनी ही पड़ेगी तुर्कियों को। तो ये इज्जत देता है राज दरबार में, क्योंकि अभी तो होंगे तो वो पहले से जो तुर्की आ रहे हैं चलते हुए शासन चलते आ रहा है, तो उनके ही सब आदमी होंगे, और तुर्क ही सरकारी कामों में भरे हुए होंगे और राज दरबार में। इस वजह से ये तुर्कों को इज्जत देने के लिए जब वो खड़े रहते हैं तो ये भी खड़ा रहता है, और फिर उनको मकसद अली कह के पुकारा करता था। फिर उनके खड़े रहने पे खड़े रहता था, उनके बीच में जाके बैठता था। और ये सब जो है हमें पता चलती है। अब्दुल्ला एक लेखक है, उसकी पुस्तक है तारीख दाऊदी, उससे हमें इस सब के बारे में पता चलती है। तो ये आपको पता होनी चाहिए थोड़ी सी। और फिर ये करता क्या है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जौनपुर तो देखेंगे कि स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका है और दिल्ली के कुछ पार्ट को भी जीत चुका है, लेकिन ये करता है कि अब दिल्ली के जो सरकी सुल्तान रहते हैं मोहम्मद शाह, इनको युद्ध में पराजित करता है और फिर अपने में मिला लेता है, जो ये बहलोल लोधी रहता है। और फिर ग्वालियर का एक अभियान, मतलब समझिए कि ग्वालियर में विद्रोह हो रहे थे, तो वहाँ पे गया रहता है विद्रोह को दबाने के लिए, और वहीं से लौटते समय इसकी
मृत्यु हो जाती। और इसने बहलोली सिक्का भी चलवाया था, तो ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। तो ये कुछ प्रमुख कार्य कर रहा था। उसके बाद आता है सिकंदर लोदी। तो अब इन लोगों का मतलब अंत पास में ही है, समझिए। सिकंदर लोदी आता है और ये भूमि के माप हेतु गजे सिकंदरी की जो मापन प्रणाली है ये प्रचलित कराता है। गजे सिकंदरी नामक एक मापन प्रणाली निकालता है, क्योंकि भूमि के बिना नाप के आप जानते हैं कि कृषि में कितना भी आप उपज कर ले, अब आपको नापने का ही पता नहीं है तो वहाँ पे टैक्स का आप सही से अनुमान नहीं लगा सकता है। तो फिर ये मापने के लिए नया ये तरकीब लाता है, जिससे नाप के और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि इस क्षेत्र में इतना टैक्स आना चाहिए। वो ये सब व्यवस्था करता है। मतलब ये दिल्ली सल्तनत को फिर से चाहते हैं कि ये लोग उठाएं, लेकिन उठता नहीं है। दिल्ली सल्तनत है कि अब समझिए डिक्लाइन की तरफ मुड़ चला है। और ये बहलोल का पुत्र रहता है। आपको सिकंदर लोदी के बारे में पता होनी चाहिए। और इसका निजाम नाम था, सिकंदर शाह की उपाधि से गद्दी पे बैठा था, इसीलिए सिकंदर लोदी इसको बोलते हैं। और ये सर्वाधिक उत्तम शासक माना जाता है इस वंश का। मतलब समझिए लोदियों में सबसे उत्तम था ये, लेकिन फिर भी ये नहीं बचा पाएगा दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन। और हिंदुओं के धार्मिक संस्कारों पर प्रतिबंध लगा देता है तथा मंदिरों में मूर्तियों को नष्ट करा देता है। तो अब इसको भी क्या करना है, उलेमाओं को खुश करना है, क्योंकि एक तो पहले नंबर की तुर्कियों को मिला है शासन करने का अधिकार जो खलीफा है, लेकिन ये लोदी शासन कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, दिखाएगा खलीफा को कि हम तुर्कियों से भी ज्यादा यहाँ पे बदतर हालत कर रहे हैं हिंदुओं की। जितने संस्कार है उस पर प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, मंदिरों को तुड़वा रहे हैं, मूर्तियों को नष्ट करा रहे हैं। और क्या करता है कि मूर्ति तुड़वा के कसाईयों को मांस तौलने के लिए भी ये दे देता है। तो इसमें लिखा हुआ है उसने नगरकोट की जो ज्वालामुखी मंदिर रहती है उसको तोड़ के और मंदिर का जो टुकड़ा रहता है उसको मांस तौलने के लिए कसाईयों को दे देता है, जैसा मैंने बताया। और आपको ये भी समझनी पड़ेगी, अमीरों को सामान तो दे रहा है ये, अमीरों को जो पहले से राज दरबारी है उनको सम्मान देता है, लेकिन उनसे दूरी बना के भी रखता है, क्योंकि इसको पता है कि ये लोग हैं तो शासन को पलटने में पहले से ही काम कर रहे हैं। कितने राजा को भी मरवाए हैं ये, मतलब सल्तनत काल के जो सुल्तान होते हैं कितनी बार इन्होंने गद्दी पे दूसरों को बैठाया, तो इनसे दूरी भी बना के रखता है। ऐसा नहीं है कि इनसे दूरी नहीं बनाता। तो सुल्तान को पता रहता है, वो चीज़ें करता तो है, लेकिन जब उससे इंटेलिजेंट और उससे मजबूत लोग आता है तो वहाँ पे सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सुल्तान ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेवकूफ़ी होता है। और फिर करता क्या है कि जो मुहर्रम पे ताजिया निकाला जाता है उस पर रोक लगा देता है, हिंदुओं पर जजिया कर दोबारा लगा देता है। तो अब आपको पता होनी चाहिए मुहर्रम पे जो ताजिया निकलेगी उस पर क्यों रोक लगाएगा, क्योंकि इस सब में पैसा लगता था। तो ये सोचता था कि ये सब फिजूल खर्च है। और फिर दूसरा बात है कि जो उलेमा रहते हैं, चाहे जो समझिए आज बाबा को आप देखेंगे, तो उन लोगों की प्रसिद्धि धीरे धीरे जनता बढ़ा देती थी। वही चीज़ों पर रोक लगाना चाहता था। ये सब मुहर्रम ताजिया इन सब पे जाने पर रोक ही लगा देता है ताकि इन लोगों की प्रसिद्धि ना बढ़े। और इस टाइम में आप देखेंगे कि सूफी आंदोलन भी शुरू हो गया है। और सूफी आंदोलन में बहुत सारे संत आते हैं जिनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाती है। जैसे निजामुद्दीन औलिया के आप नाम सुनेंगे, उनकी प्रसिद्धि भी बहुत बढ़ और वैसे बहुत सारे संत रहते हैं जिनकी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। तो इन सब पे भी ये लगाम लगाना चाहता है और इस सब वजह से मुहर्रम ताजिया ये सब बंद कराता है ताकि इन लोगों के पास अगर कोई जाए ही ना, समझिए, तो जाएगा नहीं तो फिर उनकी प्रसिद्धि बढ़ेगी नहीं। जैसे कि मान लीजिए कोई बाबा है, कोई भी बाबा हो, तो सरकार क्या करे कि उन पर रोक लगा दे कि कोई भी अगर वो सम्मेलन करते हैं या फिर कहीं भाषण का आयोजन होता है तो वहाँ पे जनता नहीं जाएगी, इस पे रोक लगा। टीवी चैनल को बोल दे कि उनकी जो टेलीकास्ट है वो नहीं करनी है, जो कि अभी किया ही जाता है कुछ आप देखेंगे एरिया में जिनको प्रसिद्धि से रोकना है। तो ये सब अगर व्यवस्था सरकार कर दे तो उनकी प्रसिद्धि धीरे धीरे आप देखेंगे कि कम हो जाएगी। वही चीज़ें यहाँ पे की जाती है, प्रसिद्धि कम की जाती है, क्योंकि ये लोग सुल्तान तक को प्रभावित कर देते थे वहाँ पे। जैसे आज भी आप देखेंगे कि जो बाबा लोग होते हैं तो वो वोट दिलवाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं और फिर बाबाओं को वहाँ पे खुश किया ही जाता है। बाबा जिधर हाथ फेर देते हैं वहाँ पे वोट की अंबार से लग जाती है। तो वो व्यवस्था रहती है। तो फिर इन लोगों को मतलब पावर जितना रहता है इनको टैकल किया जाता है और फिर हिंदुओं पे दोबारा जजिया कर लगा दिया जाता है। जजिया कर इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि पैसा की जरूरत है और धीरे धीरे साम्राज्य डिक्लाइन हो ही रहा है। जितनी सैनिक स्ट्रेंथ थी वो कम हो ही चुकी है और जब पानीपत का युद्ध होगा तो उसमें देखेंगे कि इनके पास सेना बची ही नहीं रहती है। लगभग समझिए 40-50 हज़ार ही सेना बच जाती है दिल्ली सल्तनत के पास, जो कि आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक रहता है तो 3.5 लाख सैनिकों को एडवांस में सैलरी दिया रहता है। आज आप देखेंगे कि मतलब जब पानीपत का युद्ध होगा तो लगभग इनके पास 40-50 हज़ार ही सेना रह जाती है। तो वो मैं आपको बताऊंगा युद्ध के टाइम। और फिर होता है क्या है, जो सिकंदर लोदी रहता है तो ये 1504 में आगरा शहर की भी स्थापना करता है और 1506 ईस्वी में अपनी राजधानी बना देता है। तो ये समझिए कि मतलब दिल्ली से ये राजधानी वहाँ पे ले जाता है आगरा शहर बना के। और उसी टाइम आप देखेंगे कि अब बाबर आक्रमण करेगा तो
जो राणा सांगा रहेगा वो बोलेगा कि तुम आक्रमण करो यहाँ पे, तो आमंत्रण तो दौलत खां और जो इसका चाचा आलम खां रहता है वो आमंत्रण देंगे बाबर को, लेकिन जो राणा सांगा रहता है वो भी हामी भर देता है कि तुम वहाँ पे आगरा पे शासन करना वहाँ से, क्योंकि आगरा शहर अब बन गई है, वहीं पे ये लोग शासन कर रहे हैं। तो वो बोलेगा जो राणा सांगा है वो कि तुम वहाँ पे आक्रमण करके वहाँ पे शासन करो, और राजपूत वाले इलाके पे राणा सांगा रहता है वो बोलता है मैं शासन करूँगा, लेकिन बाद में मदद इसकी नहीं करता है। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। तो ये राजधानी को लेके चला जाता है वहाँ पे आगरा में। और सिकंदर लोदी है तो ये गुररुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था, तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। और ये करता क्या है कि कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराता है, और 1505 ईस्वी में दिल्ली स्थित जो मोट की मस्जिद है ये लोदी वंश का सबसे उत्तम माना जाता है कि ये नमूना है इनके आर्किटेक्चर का। तो ये आपको बताऊंगा मैं आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में। और अगला जो है समझिए कि इसका जो शासन काल के बाद इब्राहिम लोदी आता है, लेकिन ये जो रहता है तो समझिए ये ऐसा नहीं है, ये दान व्यवस्था वगैरह भी चालू रहता है, और उसके बाद भी आप देखेंगे गरीबों की सहायता करता है, और खाद्यान्न अनाज कर रहता है इसको भी समाप्ति कर देता है। व्यापार पे जो प्रतिबंध लगा रहता है पहले से उन सबको भी हटाता है, ताकि जो टैक्स है वो आ सके, और जो गरीबों की आप मदद करिएगा तो वहाँ पे सेंटीमेंट क्रिएट होगा, तो इकोनॉमिक व्यवस्था पे कर आती है उससे, ये आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जनता नाखुश तो थी ही, यहाँ पे कोई भी शासन आ जाए तो इन लोगों को अभी कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया है वहाँ पे, ये आपको पता होनी चाहिए। और इसको माना जाता है कि ये कबीर का समकालीन था जो ये सिकंदर लोदी था। और एक आयुर्वेद जो ग्रंथ रहता है उसको फारसी में भी अनुवाद कराता है, जिसका नाम फरहग सिकंदरी रखा जाता है, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। और इसका 1517 ईस्वी में देखेंगे कि मृत्यु हो जाती है, और फिर जो इसका पुत्र रहता है इब्राहिम लोदी शाह की उपाधि से बैठता है आगरा की गद्दी पे, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो इब्राहिम लोदी जो रहता है ये दरबार का शक्तिशाली सरदारों के दमन की नीति अपनाता है। तो अब जो शक्तिशाली सरदार है उनकी दमन की नीति अपनाता है, और इसी दमन की नीति के कारण अभी किसी का सुनता ही नहीं है। और दौलत खां जो रहता है ये समझिए सरदार ही, या फिर आप समझिए एक प्रांतपति रहता है, ये भागता है यहाँ से। और इसका चाचा आलम खां रहता है, ये भी समझिए कि इससे परेशान हो जाता है, इतना दमन का नीति चलाता है ये, इस वजह से वो भाग जाता है वहाँ पे लाहौर वाले इलाके में। और फिर वहाँ से ये लोग दोनों मिल के बोलते हैं कि अब बुलाया जाए बाबर को, क्योंकि ये मानता तो है नहीं। और अब होगा कि 1518 में इब्राहिम लोदी और जो राणा सांगा रहता है उससे युद्ध हुआ रहता है, घटौली का युद्ध बोला जाता है उसको। घटौली का युद्ध होता है जिसमें राणा सांगा मतलब इनका बुरा हाल कर देता है इब्राहिम लोदी का, और उसमें क्या होता है कि राणा सांगा का एक हाथ चला जाता है। और यही सब देख के जो इसका चाचा रहता है आलम खां, ये दौलत खां के पास पहुंचता है और बोलता है कि बाबर को अब आमंत्रित किया जाए, नहीं तो दिल्ली सल्तनत पे जो मुस्लिम शासन स्थापित है ये अब समाप्त हो जाएगा। अगर एक बार भी राणा सांगा फिर से आक्रमण करता है तो दिल्ली सल्तनत खोनी पड़ेगी और फिर से राजपूतों के हाथ में चली जाएगी। तो मुस्लिमों का शासन अगर स्थापित करना है तो बाबर को बुलाओ, और यहाँ से मतलब वो लोदियों को हटाओ और बाबर ही शासन करे, राजपूतों का शासन नहीं है, नहीं तो जितनी मुस्लिम नोबिलिटी है उसको फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो फिर वहाँ पे ये लोग बाबर को बुलाते हैं। और फिर ये करता क्या है कि आपको ये भी पता होनी चाहिए, अपने भाई को क्या करता है कि जौनपुर जीत तो चुका ही रहता है सिकंदर लोदी, जौनपुर को जीत चुका रहता है, तो फिर ये अपने भाई को क्या करता है जौनपुर दे देता है, दे के फिर क्या करता है अपने भाई की ही मृत्यु करा के फिर से जौनपुर पे अपना कब्जा कर लेता है। मतलब ऐसी इसकी व्यवस्था रहती है जिससे पब्लिक भी चिढ़ जाती है, इसके जितने नोबिलिटी और जितने भी लोग हैं इसकी मदद करने वाले, चाहे जितने भी दरबार में लोग हैं सभी चिढ़ जाते हैं, फिर इसको चीर के हटाना ही चाहते थे। और प्रमुख जो अफगान सरदार था दौलत खां लोदी, और फिर इब्राहिम लोदी का जो चाचा रहता है आलम खां नाम रहता है, आलम खां यहाँ पे लिखा भी है, आलम खां रहता है। और सत्ता समाप्त करने के उद्देश्य से काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो भारत पे वो आक्रमण तो पहले से ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि आओ हम भी मदद करेंगे, लेकिन बाबर इतना बेवकूफ़ नहीं है, वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन बाबर को समरकंद वाला इलाका जीतने का ज़्यादातर चाहत रहता है, लेकिन ये इधर आना नहीं चाहता है। तो उधर वाला जो डिफिकल्ट इलाका है, जैसे आप मान लीजिए कि ये रहता है तैमूरी शासन, तो इधर वाला इलाका जीतना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इधर भारत में बढ़ने पे कोई भी शासक जल्दी से सफल हो जा रहा है, और बाबर को आने का मन नहीं रहता, वो अपने जो पहले वाला इलाका रहता है वही जीतने को चाहता है, लेकिन अभी काबुल में रहता है, वो भाग के वहाँ से आया रहता है और जीतना चाहता है समरकंद को, लेकिन फिर यहाँ पे बुलाया जाता है। और यहाँ पे जब आता है और देखता है कि इतना आसानी वे में यहाँ पे शासन स्थापित किया जा सकता है, जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे गोरी को बार बार वहाँ से ढकेला जाता है जब सैल्यूक रहते हैं उधर पे, तो फिर ये इधर भागते हैं गोरी। वैसे ही होता है जब वो बाबर समरकंदियों से नहीं जीतता है तो फिर ये इधर भागता है बाबर, और इधर आमंत्रण भी मिल जाता है। और दिल्ली पे उसको पता ही, जब राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जब युद्ध होता है तब भी मतलब ये खबर तो उसको पता ही रहती है बाबर को कि यहाँ पे कैसा बुरा हाल हो चुका है इब्राहिम का, कि मतलब एक छोटा सा सेना लेके जो राजपूत हैं इनको हरा दिया है। तो राजपूत बोलते हैं कि हरा दिए हैं, और ये जो दिल्ली सल्तनत के इब्राहिम लोदी हैं उनके इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पे
राजपूत हारे थे, लेकिन यहाँ पे समझिए कोई क्लेरिफिकेशन हुआ नहीं था, दोनों अपना सेना लेके पीछे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे राणा सांगा की एक हाथ चली जाती है, लेकिन इब्राहिम लोदी की भी पता चल जाती है कि अब दिल्ली सल्तनत में कोई पावरफुल है ही नहीं। और फिर बाबर को ये जब बात पता चलती है तो वो आता भी है, और इधर जो राणा सांगा रहता है वो इनसे चिढ़ा भी रहता है, तो वो बोलता है तुम आओ, मैं तुम्हारी मदद भी करूंगा, तुम लाहौर वाले इलाके पे शासन करना और फिर मैं अपने राजपूताना वाले इलाके पे शासन करूंगा। और फिर इसी वजह से बाबर आता है, क्योंकि ये राणा सांगा जो रहता है ये हामी भर देता है। तो जो ये इसका दौलत खां सरदार रहता है और इसके चाचा आलम खां के कहने से नहीं आता, जब तक राणा सांगा हामी नहीं भरता फिर वो आता है। और फिर आप देखेंगे कि इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध शुरू होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध, और बाबर के हाथों मारा जाता है। और ये जो होता है इब्राहिम लोदी, ये पहला शासक रहता है जो कि युद्ध बैटल में मारा जाता है दिल्ली सल्तनत का, और बाबर के हाथों मारा जाता है और दिल्ली सल्तनत का काल समाप्त हो जाता है। और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा जाने वाला पहला शासक रहता है। तो ये करते क्या है कि समझिए कि सीधे टारगेट करते हैं इब्राहिम लोदी को। जैसा कि आप देखेंगे कि पानीपत का द्वितीय जब युद्ध होगा तो वहां पे आप देखेंगे कि हेमू के आंख में एक तीर आके लग जाती है, उसके वजह से मतलब पूरी तरह से युद्ध का रुख ही चेंज हो जाता है। और वहां पे हिंदू शासन यह स्थापित होता है जो हेमू है, लेकिन वहां पे यही होता है कि एक आंख में उसके तीर लगने से पूरी तरह से वहां पे समझिए युद्ध का माहौल ही चेंज होता है, जीतते जीतते हेमू हार जाता है। वहाँ पे यही चीज़ें होती है। ये बाबर क्या करता है, टारगेट करता है पहले इब्राहिम लोदी को। युद्ध में इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है वहाँ पे, और सेना में खलबली मच जाती है। तो ये पालकी में बैठा रहता है, और पालकी हाथी के ऊपर रहती है, उस पर बैठा रहता है, और इसको टारगेट करके मारा जाता है इब्राहिम लोदी को। और समझिए कि 3 बजे युद्ध शुरू होती है और 5 बजे युद्ध खत्म हो जाती है। वहाँ पे इनके सारे सैनिक जो रहते हैं ये सरेंडर कर देते हैं। तो बाबर को पता चलता है इतना आसानी से अगर जीतना होता तो हम यहाँ पे पहले ही आ गए होते। लेकिन फिर बाबर को ये भी पता रहता है कि असली युद्ध तो अब है राणा सांगा के साथ, और राणा सांगा के साथ युद्ध होगी खानवा का युद्ध में। देखेंगे कि राणा सांगा भी हार जाएगा वहाँ पे। और फिर बाबर बहुत सारे मतलब सैनिकों को बोलता है शराब नहीं पीना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, फिर जिहाद का नारा देता है, बहुत सारी चीजें करता है और मोटिवेट करता है, तब जाके खानवा का युद्ध जीतता है राणा सांगा के साथ। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो लेकिन होगा जब हम मुगलों को स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये चीजें कंप्लीट होती हैं। इतने वंश को मैंने आपको बता दिया। तो अफगान में उत्साह की भावना का उदय, तो ये हारने का कारण है। जो पानीपत युद्ध जो है ये कैसे हार जाता है इब्राहिम लोदी, तो अफगानों में उत्साह की भावना जो थी ये कम थी, उदय थी नहीं कि उत्साह के साथ वो युद्ध करे। तो अफगानी ये तो समझिए डगमगाते हुए शासन करते हैं, डगमगाते हुए करते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। लेकिन जो बाबर आता है तो उसमें इतनी उत्साह रहती है क्योंकि उसको उधर जीत मिल नहीं रही है, कबीला टाइप का बना के रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता है और इनको हरा भी देता है आराम से। और बाबर को अपार जो धन रहती है उसको प्राप्ति होती है, और अपार धन की जब प्राप्ति होती है तो उसको पता चलता है कि भारत में कितना धन है। तो वो तो भारत में धन पहले से ही रहता है, इस वजह से आक्रमण होते रहते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि अब जो बाबर की कठिनाई जितनी भी रहती है वो समाप्त हो जाती है। बाबर की कठिनाई जो समरकंद इलाके को जीतना चाहता है, बार बार वहाँ पे इसको हराया जाता है, वहाँ से भागता है फिर यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख रहा है आसानी से जीत जाता है, फिर इसके कठिनाइयों का अंत होता है। लेकिन फिर देखेंगे कि बाबर ज़्यादा दिन तक जिंदा रह नहीं पाता। बहुत बड़ा बाबर जो रहता है ये नशेड़ी रहता है समझिए, और नशा करने की वजह से और कंटिन्यू जो युद्ध करता है तो थक के फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। और अफगान सेना में तोप खाने का अभाव था, तो बाबर जो था ये तोप के वजह से ही सफल होता है। जब तोप वहाँ पे चलते हैं, जब पटाखा जैसा आवाज करता है तोप का, जितने भी हाथी वाले सैनिक रहते हैं इसके ये बिगड़ जाते हैं यहाँ पे, और हाथियाँ फिर समझिए कुचलना शुरू कर देती हैं अपने ही सेना को। तो इस वजह से भी इसकी हार होती है। और बाबर जो रहता है ये उच्च कोटि का तो खुद ही रहता है, और उच्च कोटि के इसके सैनिक संगठन भी रहते हैं, और इसके तो एक उच्च कोटि के सैनिक भी रहते हैं। जो इसके तीरंदाज जो रहते हैं ये काफ़ी उच्च कोटि के रहते हैं, और जो इसके तोप खाने के भी सैनिक रहते हैं वो भी उत्तम किस्म के रहते हैं। इस वजह से इसकी जीत हो जाती है यहाँ पे। तो इतना मतलब कारण रहता है जिससे पानीपत के युद्ध में इसकी सफलता होती है और अफगानों की असफलता होती है। तो अब ये तो टोटली हो गया मतलब कि पानीपत के युद्ध के बारे में और जो पॉलिटिकल